सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस इकोनॉमी के बारे में पहले बात करेंगे। यूएस के जो कंज्यूमर्स है दे आर सीइंग स्मॉलर इन्फ्लेशन गेन्स अहेड, ऐसा न्यूयॉर्क के फेड का कहना है। अलग अलग स्टेट्स के मतलब उनके फेड के जो बैंक्स है, मतलब स्टेट वाइज सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं उनके, तो उनके यूनिट्स होते हैं। तो वहां से न्यूयॉर्क से ये एनालिसिस सामने आया है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स वुड बी एट अराउंड 3%। ये पहले के जो एक्सपेक्टेशंस थे अराउंड 3.4%, 3.5% के, तो उसके कंपैरिजन में ये नीचे आया है। देयर वाज अनदर पोल कि जिसमें नेक्स्ट 3 इयर्स में जो इन्फ्लेशन के रेट्स एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 2.6%। सो अर्लियर द एक्सपेक्टेशंस वर 3%। सो इन अ वे इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे जा रहे हैं, बट दूसरे जो पोल्स उनसे किए गए थे रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिटी, वहां पे मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो ओवर द पीरियड, मतलब ये जो डेटा है, कल भी जब ये एनालिसिस सामने आया था तो उसके बाद यूएस के मार्केट्स भी ऊपर गए थे। आज शायद इंडिया के मार्केट्स भी ऊपर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज। मतलब कल अगर हम देखते हैं, कल जब मार्केट्स गिरे थे तो वहां पे बेटर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा वाज कमिंग आउट, स्पेसिफिकली जॉब के जो नंबर्स थे, एंड दैट वाज अ नेगेटिव ट्रिगर फॉर यूएस 10 year जैसे गिल टू गो अप, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स हैव आल्सो रिएक्टेड नेगेटिवली। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ अभी मतलब एक इंडिकेशन ऐसा आ रहा है कि नहीं नहीं, इन्फ्लेशन विल बी लोअर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स, एंड दैट्स व्हाई अगेन द रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकते हैं, या फिर जो पहले थे वही वापस आ सकते हैं। तो ये सीसॉ बैटल जो है ये चलता रहेगा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स रादर दैन टाइमिंग द मार्केट। ये फिर से एक बार वही से साबित होता है। नाउ रिगार्डिंग यूएस की बात करेंगे तो यूएस के जो रीजनल बैंक्स है दे आर गोइंग टू स्ट्रगल ऑन रिपोर्टिंग प्रॉफिट ग्रोथ। उसके पीछे के रीजंस क्या है? जो डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ रहे हैं। सो कंपेयर टू द लार्जर बैंक्स, ये जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नजर आ रहा है ये यूएस के स्मॉलर बैंक्स में नजर आ रहा है, जिनका एसेट बेस जो है वो $100 बिलियन से नीचे है। सो वहां पे उनका अगर कंपटीशन होता है जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ, सो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज बड़ी बैंक्स दे पाती है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे उतना अवेलेबिलिटी नहीं होता है। और प्लस डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको दे विल हैव टू गिव मोर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। सो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ पे भी होगा। अगर आपने डिपॉजिट्स हायर इंटरेस्ट रेट्स पे एक्सेप्ट किए हैं तो आपको लोन्स भी तो देने पड़ेंगे हायर इंटरेस्ट रेट्स पे ही, और अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू अदर लार्जर बैंक्स रखते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड होगी। इवन द काइंड ऑफ कस्टमर्स यू विल अट्रैक्ट, तो वहां पे भी क्रेडिट प्रोफाइल विल बी लिटिल लेसर कंपेयर टू द लार्जर बैंक्स कस्टमर्स। तो ये भी एक फैक्टर वहां पे होता है। अब ऑयल के बारे में बात करेंगे, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। ऑयल स्लिप्स एज हायर ओपेक सप्लाई एंड सऊदी प्राइस कट्स ऑफसेट मिडिल ईस्ट वरीज। सो यहाँ पे एक तो मतलब जो सप्लाई है ओपेक कंट्रीज से, सो वहां से वो बढ़ रहा है। ऊपर से सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे नीचे गिराए हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो यहाँ जो मिडिल ईस्ट में अभी रेड सी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में, तो वहां पे कहीं ना कहीं सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी माना जा रहा है कि ये जो वॉर चल रहा है इसराइल के बीच में एंड गाजा में जो चल रहा है, ये एस्केलेट भी हो सकता है और अदर कंट्रीज भी वहां पे आ सकती है उसमें कन्फ्लिक्ट में, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बैड थिंग। सो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर चलते हुए ऐसा लग रहा था कि क्या ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, बट उसी के दौरान सऊदी ने प्राइस कट्स लिए हैं
एंड दैट्स पॉजिटिव न्यूज। सो $76 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड के ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो कि हायर इन्वेंट्रीज भी है, हायर ओपेक नॉन ओपेक प्रोडक्शन भी चल रहा है, एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड सऊदीज ऑयल सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे आ चुकी है। बट स्टिल देर आर वरीज अबाउट द मिडिल ईस्ट टेंशन, जो अनइजीनेस वहां पे चल रहा है, वो अगर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाता है तो ये डाउनसाइड जो अभी मिली है क्रूड ऑयल को, ये रेस्ट्रिक्ट हो सकती है और उससे फिर से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बट करेंटली आई थिंक लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, प्रोडक्शन बढ़ना एंड सऊदी अरेबिया ने प्राइसेस कट करना, दीज आर पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑयल प्राइसेस। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो इंडियन इकोनॉमी में इंडियन बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। सो आप लोगों को पता है कि जेपी मॉर्गन ने अपने बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड कर दिया है। वैसा ही शायद और एक स्टेप हो सकता है फ्रॉम ब्लूमबर्ग इंडाइसिस। सो सितंबर 2024 से शायद ब्लूमबर्ग इंडाइसिस में भी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूड हो सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि जेपी मॉर्गन ने इंक्लूड करने के बाद जो एक्टिव फंड्स होते हैं जो इन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस लेना शुरू कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी सीन फ्लोज कमिंग इनटू इंडियन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बट जो एक्चुअल पैसिव फ्लोज है वो जून के बाद शुरू होने वाले हैं, और ये ब्लूमबर्ग अगर इंक्लूड करता है, सो दिस इंक्लूजन विल हैपन पोस्ट सितंबर 2024। बट अगर ये न्यूज कंफर्म आ जाती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बॉन्ड्स का बाइंग शुरू हो सकता है। इन अ वे पॉजिटिव न्यूज कि मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस इज कमिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने थोड़ा सा इस पे एक कॉशियसनेस भी बोला है कि इट्स अ गुड थिंग कि हमारे बॉन्ड्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो वेरी ऑफ द मूव्स इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स। अब क्या है वो कि इंडियन रुपी का जो कंपिटिटिवनेस है वो चैलेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ हायर फॉरेन इनफ्लोज। अभी आप बोलोगे यार ये कैसी बातें हो रही है, कि मतलब ये तो अच्छी बात है ना, मतलब कि हमारे बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं तो मोर एंड मोर क्या फॉरेन फ्लोज विल कम, सो इट विल हैव एन अप्रिशिएटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन रुपी। अभी आप बोलोगे यार इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो रही है तो अच्छी बात है ना। सो एक्सपोर्ट्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा, हमारे आईटी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जो मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन जो है ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस ऐड करता है फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। सो अंडर अनलेस हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, आई थिंक अप्रिसिएशन ऑफ आवर रूपी विल नॉट बी अ गुड साइन। सो उस सिनारियो में, उस सिलसिले में अगर ये अप्रिशिएट होता है, सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। इन चीजों को थोड़ा सा और अगर ये होता है तो उसको और डिटेल में डिस्कशन करके नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं आने वाले समय में करूंगा। लेट्स सी कि ये न्यूज फाइनल होती है नहीं होती है, उसके बाद उसका एनालिसिस और अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। अब बात करते हैं बजट 2024 की। लो नॉमिनल ग्रोथ जो रहा है इस साल अराउंड 8.99% का, आई थिंक दैट इज एडिंग अ प्रेशर ऑन आवर फिस्कल डेफिसिट। जो टारगेट हमने रखा था दैट वाज अराउंड 5.9%, बट लुकिंग एट द करंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 6% ऑफ द जीडीपी भी जा सकता है ऐसा लग रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स बहुत ही मतलब खराब रहे हमारे। वी हैव मिस्ड इट बाय ऑलमोस्ट 40,000 crore rupees, and that is the number I think which is going to take our fiscal deficit from 5.9% to 6%. Though dividends from PSUs, dividends from Reserve Bank of India, better than expected, GST collections, better than expected, income tax, corporate tax collections, I think all these have played really well. बट स्टिल आई थिंक थोड़ा बहुत शायद इम्पैक्ट हो सकता है। बट स्टिल आई थिंक नोम्यूरा का जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये भी बोला है कि जो टारगेट रखा है FY26 में, आईएमएफ ने जो बोला है, सॉरी आईएमएफ ने बोला ये कि FY26 में 4.5% ऑफ द जीडीपी लेके जाना चाहता है फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लेट्स से दैट कि we should be able to achieve these numbers, because
लोअर देन एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट, ये नंबर्स आई थिंक कहीं ना कहीं अनव कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। तो यहाँ जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी तरीके से, मैक्रो इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्यूल डिमांड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो फ्यूल डिमांड हिट 7 मंथ हाई इन दिसंबर। सो वो यूसेज ऑफ पेट्रोल हो, डीजल हो, गैसोलीन हो या फिर एलपीजी हो, आई थिंक हर जगह पे numbers are looking good. So consumption is at its full swing. So that's a positive news. So it means that this is also one of the parameters. It is showing economic activity is going on really well. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करना ही होगा। 50 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट्स क्रॉस कर चुका है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन दिसंबर। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ग्रेट न्यूज। ये इंडस्ट्री बहुत सही तरीके से बढ़ रही है, मोस्ट रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड ये इंडस्ट्री है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। वी हैव अ वेरी गुड रेगुलेटर इन टर्म्स ऑफ सेबी विच इज मींस रेगुलेटिंग दिस इंडस्ट्री। तो यहाँ I think total assets under management going above 50 lakh crore rupees. I think this is phenomenal. Last month, November 2023, May, this number was 49.05 lakh crore rupees. But the way markets have performed during the last month, I think this number has gone up to 50.8 lakh crore rupees. Total number of mutual fund folios have surged to 16.49 crore. मंथली एसआईपी फ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो 17,610 करोड़ रुपीस के एसआईपी फ्लोज सेट हो चुके हैं थैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। दिसंबर महीने का ये नंबर है। नवंबर महीने में ये नंबर था 17,073 करोड़ रुपीस। तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ से ये या 550 करोड़ से यहाँ पे एसआईपी का ये नंबर बढ़ा है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बीएसई सेंसेक्स भी और निफ्टी भी लास्ट मंथ 7.53% एंड 7.93% रिस्पेक्टिवली ग्रो हुए। दिस हैज ऑल्सो प्लेड इट्स रोल इन growing the assets under management. Net inflows into equity mutual funds जो थे last month, they have increased by 9% to 16,997 crore rupees. इसमें small caps have attracted around 3,800 crore rupees. Mid caps have attracted 1,393 crore rupees. एंड जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लग रहा है वो लार्ज कैप, वहां से एक्चुअली आउटफ्लोज हुए हैं। सो दैट्स द वर्स्ट पार्ट, ऐसा यहां पे लगता है। हाइब्रिड फंड्स हैव आल्सो सॉ नेट इनफ्लोज ऑफ अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस, बट उसमें मेजर रीजन था 10,645 करोड़ रुपीस का आर्बिट्राज फंड्स का इनफ्लो। बाकी ओवरऑल अगर कैलेंडर ईयर की बात करते हैं हम 2023 की, so total flows into Indian equities have been 1.61 lakh crore rupees. ये net inflows की मैं बात कर रहा हूँ कंपेयर्ड। और इसमें से 39% जो फंड्स थे वो मिड एंड स्मॉल कैप में आए थे, विच वाज अराउंड 63,949 करोड़ रुपीस। तो यूफोरिया स्मॉल एंड मिड कैप का बहुत ज्यादा चला है, बट अभी कहीं ना कहीं रैशनैलिटी इज एक्सपेक्टेड, और ये रैशनल बिहेवियर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ट्रेलिंग ईयर्स के रिटर्न्स अगर हम देखेंगे 3 इयर्स 5 इयर्स के स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत फेनोमिनल दिख रहे हैं, और वो देख देख के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट when you are investing into small and mid cap now. If you are investing for 10 plus years, मुझे लगता है staggered way of investing is the way of investing. At least अगर लमसम पैसा है आपके पास और आपको फिर भी स्मॉल और मिड कैप में ही डालना है पैसा, मुझे ऐसा लगता है स्टैगर्ड वे 18 to 24 months, 18 या फिर इन बिटवीन करेक्शन होता है तो यू कैन इन्वेस्ट, बट 18 मंथ्स का स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप मिड कैप में होना चाहिए। दैट्स द हिस्ट्री सजेस्ट, दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग टू अस। अब बात करते हैं एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के वेटेज के बारे में, जिसमें इंडिया ने ताइवान को बीट कर दिया है एंड नाउ इंडिया इज एट नंबर 2 पोजीशन। सो करंट पोजीशंस क्या क्या है ये पहले बता देता हूं। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेटेजेस की बात कर रहे हैं हम। 26.6% का वेटेज चाइना का है, 17.1% वेटेज इंडिया का है, 15.8% वेटेज जो है वो ताइवान का है, 12.6% वेटेज जो है वो कोरिया का है, एंड 5.7% वेटेज जो है वो है ब्राजील का। सो ये वेटेजेस अगर हम ऑलमोस्ट 8 साल पहले की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं, तो इंडिया वाज हैविंग 7% वेटेज,
Taiwan was having 12% weightage, China was having 20% weightage, Korea was having 16% weightage, and Brazil was having 11% weightage. So compared to last 8 years, कोरिया और ब्राजील का वेटेज कम हुआ है, इंडिया, ताइवान और चाइना का वेटेज बढ़ा है. बट कंपेयर टू लास्ट ईयर, from 33%, now China's weightage has gone down to 26.6%, and that is what is suggesting कि यहां से आने वाले समय में इंडिया और ताइवान का वेटेज बढ़ सकता है. There is a possibility that if there will be a conflict, geopolitical tension between Taiwan and China, so then दोनों का वेटेज यहाँ पे गिर सकता है, और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है टू इंक्रीज इट्स वेट. आई थिंक ये भी एक अच्छा खासा कैपिटल फ्लोज जो है इंडिया में ला सकता है. सो आप समझो कि next 1 or 2 decades are looking quite glorious when we are expecting foreign institutional investors flows also. I think domestic consumption जिस तरीके से चल रहा है, demographic dividend है बहुत जबरदस्त इंडिया में, dependency on foreign exports is quite low compared to other emerging markets. I think all these factors will play a very important role in attracting good amount of foreign institutional investors flow. So that's why this is one economy, this is one market, equity market, I think we cannot ignore, and nobody can ignore in the world. So इसीलिए stay invested, keep investing over the longer horizon. अब बात करते हैं बजाज ऑटो की. बजाज ऑटो बोर्ड approves rupees 4,000 crore share buyback at rupees 10,000 per share. What is the current market price of Bajaj Auto? It is around 6,900 something. और मतलब यहां से ऑलमोस्ट 7,000 से 10,000, मतलब 40% के प्रीमियम पे ये बायबैक होने वाला है. तो आई थिंक आज बजाज ऑटो का रिएक्शन के स्टॉक पे रिएक्शन बहुत जबरदस्त रहेगा. 4,000 करोड़ का है, एंड इन दिस पर्टिकुलर शेयर बायबैक promoters will also participate. 54.94% का स्टेक promoters का है. तो जबरदस्त तरीके से शेयर मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है. लास्ट जो बायबैक किया गया था दैट वाज अराउंड 2,500 करोड़ रुपीस का था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बायबैक प्राइस थी दैट वाज 4,600 पर यूनिट. ये कब हुआ था? जुलाई 2022 में. सो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद फिर से एक बार यहाँ पे बायबैक आ रहा है. So I think even after the buyback, if I'm not wrong, 20,000 crore rupees की कैश बैलेंस कंपनी के पास रहेगा. सो आने वाले समय में भी अगर ऐसे ही प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट करता रहेगा तो ये बायबैक के ऑफर्स चलते रह सकते हैं. दिस इज अनदर वे टू रिवॉर्ड दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो देखते हैं कि आज मार्केट में बजाज ऑटो का स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है. Sony is planning to scrap $10 billion merger deal with Z. 20 तारीख 28th of July तक ये एक्सटेंड हुआ था, बट ऐसा लग रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, यानी कि न्यूज रिपोर्ट्स में है ये सारी खबरें, कि शायद सोनी इस डील को कैंसिल कर सकता है. दे डू नॉट वांट मिस्टर गोयनका टू लीड द मर्ज्ड एंटिटी, which they are not accepting. Mr. Goenka is not accepting. So कहीं ना कहीं ये टसल जो चल रही है, looks like कि this deal will go off. So $10 billion का बहुत बड़ा मीडिया बेहमत यहाँ पे क्रिएट हो सकता था, बट ये बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल टशंस आई थिंक मुझे लगता है कि ये कंप्लीट नहीं होगा. JLR के बारे में बात करेंगे. JLR achieves highest wholesales in 11 quarters, reports 27% year-on-year growth in Q3 FY24. So finally होलसेल नंबर्स ने रिटेल नंबर्स को बीट कर दिया है इन Q3 FY24. नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड. जो इनके बड़े मार्केट्स है जैसे कि यूके हो या ओवरसीज हो या चाइना हो, यूरोप हो, आई थिंक हर जगह पे, मतलब यूके में 55% का राइज है, ओवरसीज मार्केट्स में 49%, चाइना इज अप बाय 28%, यूरोप इज अप बाय 27%, नॉर्थ अमेरिका इज अप बाय 6%. ऑर्डर बुक भी बहुत जबरदस्त लग रही है जेएलआर की. 1.48 lakh के client orders are still pending. Last quarter it was at 1.68 lakh. So it means कि supply भी अच्छा शुरू हो चुका है, chips and all those things का, and that's why growth is looking really good. Demand for Range Rover Sport, Defender remains particularly strong. 76% of the order book is comprising of these three units, the models. So I think overall things are looking quite good for JLR, and automatically it will be good for Tata Motors also.
कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, 60% डिस्काउंट प्लस 3 ई लर्निंग कोर्सेज, उसके साथ आपको फ्री मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आशा करूंगा आप जरूर इस सुविधा का लाभ उठाओगे। इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।